खुदा तुझे सुखी रखे बेटा। बेटा, कोरोना की वजह से हम बड़ी सादगी से तुम्हारी शादी कर रहे हैं। अब्बू, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। काश आज अम्मी जिंदा होती तो वो देख के कितना खुश होती ना। बेटा, अल्लाह का शुक्र है कि आयजा के फरीजे से सुबकदोश हो गई, और खुदा करे कि फरिया के फर्ज से भी सुबकदोश हो जाऊं, फिर मैं अल्लाह के हजूर पेश हो जाऊंगा। अच्छा अब्बू, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। दूल्हा भाई कुछ नाराज़ हैं क्या? कोई बात बुरी लगी है उन्हें? मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने मुझे जवाब भी नहीं दिया। नहीं बेटा, बस वो मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहा था, और उसे तो हमने अच्छा खासा जहेज दिया है। खैर, तुम फिक्र ना करो, मैं देख लूंगा। ओ अब्बू, आस्थाने का दरवाज़ा बज रहा है, शायद कोई सवाल ही आया है। बेटा, उसे कहो कि बाबा आज मसरूफ है, आस्थाना बंद है, कल सुबह आना। जी बेहतर। बेटा, ये तुम्हारी अमानत के हैं, तुम्हारी अमानत है, इसे रख लो बेटा। वो बाबा जी से मिलना है, मेरी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। घर में तो शादी चल रही है, आज आस्थाना बंद है। बस थोड़ी देर, मेरी माँ की ज़िंदगी का सवाल, बस थोड़ी देर आप बाबा जी को बुला लें, मैंने उनसे बात करनी है। मैं बात करता हूँ। अब्बू, वो शाजिया बाजी आई हैं, कह रही हैं कि आपसे बहुत ज़रूरी काम है उनको। बेटा, उसे कहो कि दरवाजे पे बारात आने वाली है, उसे को आज आस्थाना बंद है, कल सुबह आना। वो अब्बू बहुत जल्दी में है, शायद बहुत ज़रूरी काम है उन्हें, बस कह रही हैं कि आपसे मिलना है कुछ देर के लिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, मैं शाजिया हूँ, मैं रुखसाना खाला की बेटी हूँ। बाबा जी, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्होंने आपको बुलाया, उनको आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आप मेरे साथ चलें, अल्लाह का वास्ता है आपको। लड़की, आज मेरी बेटी की शादी है, आज आस्थाना बंद है, जाओ बेटा, सुबह आना। बाबा जी, आपको अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह आपकी बेटी को खुशियाँ नसीब करे। मेरी माँ का मेरे सिवा कोई भी नहीं, आप थोड़ी सी नजर करम करें उन पे, हम मेरे साथ चले, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता है बाबा जी, मेरे साथ चले, उन्होंने आपको बुलाया है, वो तड़प रही है बाबा जी। बेटा, तुम समझ नहीं रही हो, बारात दरवाजे पर आने वाली है, मैं कहीं नहीं जा सकता। नासिर, तुम इसे तावीज़ और दम की हवा पानी दो। नहीं बाबा जी, नहीं, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप ऐसे मत जाइए, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चले बाबा जी, आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरे साथ चले, मेरी वालदा बहुत तड़प रही है। अम्मी मैं आ गई। बाबा बाबा नहीं, अभी नहीं आए बाबा, अभी मेरे पापा की बहुत बंदगी, मैंने उनके पाँव भी पकड़े, उनके पाँव में बहुत गिड़गिड़ाई, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे ये पानी देके भेज दिया। तूने उनको बताया कि तू रुखसाना की बेटी है, वो रुखसाना जिसने उसकी और उसकी बीवी की खिदमत की है। बताया अम्मी, मैंने सब बताया, वो क्या जाने आपने उसकी बीवी की खिदमत की है, उनको तो बस अपनी बेटी की शादी ज्यादा अजीज थी, कोई किसी का भी नहीं है। मुझे बताया मेरी तबीयत बहुत खराब है। पानी पीने बिस्मिल्लाह करके। तावीज़ खोल के देती थी। क्या फरिया अभी तक कॉलेज से घर नहीं आई? लेकिन अभी तो शाम के 7 बज रहे हैं और उसका फोन बंद है।
हर जगह तलाश किया उसे, उसकी सहेलियों से भी राब्ता किए, मगर उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे तो घबराहट हो रही है, अब्बू की तबीयत खराब हो जा रही है। आप और दूल्हा भाई प्लीज जल्दी आ जाएं। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं बस बिल्कुल आ रही हूँ। अम्माद, फरिया अभी तक घर नहीं आई, पता नहीं अब वो बहुत परेशान है, कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया होगा। घर नहीं लौटी? वो क्या कोई बच्ची है जो रास्ते में गुम हो जाएगी या रास्ता भटक जाएगी? जरूर लड़की ने अपनी मर्जी का रास्ता चुन लिया होगा। अम्माद, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूँ। अरे मैं तो उसे देखते ही समझ गया था कि ये लड़की एक ना एक दिन गुल जरूर खिलाएगी या जरूर किसी के साथ भाग जाएगी। चलो, तुम्हारे बाप की झूठी इज्जत खाक में तो मिली। बड़ा पीर बाबा बना फिरता था। अरे मैंने हैवी बाइक मांगी थी, 50,000 की मोटरसाइकिल मुझे पकड़ा दी, कंजूस कहीं का। अम्माद, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भूल जाए सब कुछ, मुझे ले चले अब्बू के घर प्लीज। अरे मैं अभी थका हुआ आया हूँ, अब ये भी काम मुझे करना पड़ेगा। प्लीज अम्मा, प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा चलो, तुम्हारे बाप की दी हुई खटारा गाड़ी, खटारा बाइक इंतजार कर रही है, आओ आ जाओ। नासिर, फरिया का कुछ पता चला? अब्बू, अब्बू आप ठीक तो हैं? संभालें खुद को। कैसे संभालूं बेटा, तू नहीं जानती कि मुझ पर क्या गुजर रही है। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। अरे आप क्यों परेशान होते हैं? आपके पास तो इतने मौकल हैं, किसी को भी दौड़ाएं सब बता देगा। वैसे मेरा ख्याल है लड़की अपनी मर्जी से चली गई, कर ली होगी किसी लफंगे के साथ शादी। भाई क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रहे हैं? दिमाग तो ठीक है आपका? फरिया की कॉल। हेलो फरिया, कहाँ हो तुम? फरिया, तुम्हें अंदाजा भी है कि हम पे क्या बीत रही है? भाई मैं आपसे जो कुछ भी कहने जा रही हूँ आप ज़रा गौर से सुनिएगा। मैंने आरिफ से निकाह कर लिया है। क्या? आरिफ? वो केबल वाला? देखो फरिया, अपने जुर्म को निकाह का नाम मत दो। अरे तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। वो 2 कौड़ी का इंसान, उसकी इतनी औकात कि वो मंसूर बाबा की बेटी से निकाह करे। वो तो तेरी जूती के खाक के बराबर है। मुझे मालूम था कि आप कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। मैं नहीं मानता किसी कोर्ट मैरिज को। मुझे पता मैं अपने हाथों से उसको कत्ल कर दूंगा। अभी बताओ मुझे। बाबा जी, इस बुढ़ापे में इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अब मेरा भाई आरिफ खैर से आपका दामाद है, तो थोड़ा इज्जत से पेश आए। बाकी लड़ने मरने से डरते नहीं है हम, निकले पता। मगर मामला उलझाने की बजाय सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि हम तो लड़के वाले हैं जी। अब क्या करें हम लोग? हाँ नासिर बेटा, हमें वहां जाना पड़ेगा और एक दफा फरिया घर आ जाए फिर देख लेंगे क्या करना है। एक बार वो घर आ जाए, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। अबे वो सस्ते सुल्तान रहे, तुझे पता है रिजवान कितना छटाव बदमाश है? अबे तुम दोनों बाप बेटे को एक लगाएगा ना, होश ठिकाने आ जाएंगे। जो करना है होश और आवाज में करना, समझे? वरना ऐसा ना हो कि दोनों बाप बेटे जेल में चक्की पीसते हुए नजर आओ। हमार ठीक कह रहे हैं, आप लोग चुप रहिएगा और हमार आप सारी बात कीजिएगा। मैं क्यों इन पटिकों में पढ़ूं? अरे ये मेरा सर दर्द नहीं है, इन दोनों का सर दर्द है। अपना अपना काम खुद भुगतो। अरे मुझे 10 काम है, मुझे काम है, मैं जा रहा हूं। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि मैं अभी फरिया को आपके साथ जाने दूं और 2 रोज बाद बारात लेकर घर आ जाऊं? हाँ, ताकि हम इज्जत से उसे रुखसत कर सकें।
ताकि दुनिया वालों के सामने हमारा भरम कायम रहे। अच्छा, हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या बाबा जी? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लड़की आपके साथ गई तो वापस नहीं आएगी। आप लोग गैरत के नाम पे उसका कत्ल कर दोगे। रिजवान, बोलने से पहले कुछ तोलो। फरिया मेरी बेटी है, मेरा खून है। गैरत के नाम पे सगे तो खून करते हैं बाबा जी। खैर, आप अपनी बेटी को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, मगर मेरी एक शर्त है, जब तक फरिया आपके साथ रहेगी आपका बेटा नासिर हमारे साथ रहेगा। क्या? ये क्या बेहुदा शर्त है? अरे इसमें बेहूदगी कैसी है? तुम्हारी बहन का घर है और हम तो अब रिश्तेदार भी हैं। तुम्हारा यहाँ रहना इस बात की गारंटी है कि फरिया इस घर में महफूज है। एक काम करना, तुम भी हमारे साथ बारात में चले चलना। क्यों भाईजान? बिल्कुल ठीक। ओए काके, डर क्यों रहा है? हम तुझे खा थोड़ी जाएंगे। क्यों बाबा जी, मंजूर है? लो जी, बाबा जी तो मान गए। आरिफ, या मिठाई ले आ। अभी लाया भाईजान। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। बाबा जी, हमने अपना वादा पूरा किया, ले आए आपके बेटे को। बाराती नहीं लाए, वो कोरोना की वजह से थोड़ी एहतियात थी। अब आप हमारी अमानत हमें सौंप दें। अरे सिर्फ अमानत नहीं भाईजान, बेटी की रुखसती कर रहे हैं तो जहेज वगैरह का कुछ इंतजाम तो किया होगा ना? अरे हाँ हाँ, जान से अजीज बेटी है इनकी, तो ऐसे थोड़ी रुखसत करेंगे। क्यों बाबा जी? वक्त की कमी की वजह से जहेज तो नहीं बना सका। ये 2.5 लाख का चेक है, कोई ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ खरीद लेना। 2.5 लाख? मैंने तो सुना था आपने बड़े दामाद को तकरीबन 5 लाख का जहेज दिया था। मोटरसाइकिल अलग चले, 2.5 लाख बाद में दे दीजिएगा। अब तो आना जाना लगा रहेगा। क्यों? वैसे हमारी भाभी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। आयजा, बेटा फरिया को लेकर आओ। बेटा, अपने घर वालों का ख्याल रख बेटा। अल्लाह तुझे खुश रखे, तेरी हर उम्मीद, हर आस पूरी करे। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अब वो आदिल, बेटा अब तुम जाओ। जो हुकुम बाबा जी। अल्लाह तुझे खुश रखे। बेटा, कुछ पता चला? अब तो 1 महीना हो गया। अबू, मेरा अंदेशा बिल्कुल दुरुस्त था। मैं आरिफ के घर गया था लेकिन वहाँ ताला पड़ा हुआ था। अरे भाई, क्यों इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहे हो? इतना बड़ा ताला दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? तुम तो फरिया के भाई हो ना? हाँ, मैं भाई हूँ उसका, मगर फरिया कहाँ है? ये लोग गए कहाँ हैं? कुछ मालूम है आपको? महल्ले भर के कर्जदार थे दोनों नंगे भूखे। 2 महीने से किराया नहीं दिया था मकान का। मालिक मकान ने दबाव डाला तो रातों रात रफू चक्कर हो गए। सुना है लांडी में शिफ्ट हो गए। बेचारी तुम्हारी बहन पे तो मुझे बड़ा दुख होता है। अपने हाथों से उस मजलूम को जहन्नुम में धकेल दिया। जहन्नुम? ये क्या कह रही हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मारा पीटा करता था आरिफ उस बेचारी को। क्या? और कमरे में भी बंद रखता था। मगर ये बात फरिया ने हमें क्यों नहीं बताई? कम से कम फोन तो कर सकती थी वो। कैसे बताती वो बेचारी? उस मजलूम का तो फोन भी छीन लिया था। वो ऐसा क्यों कर रहा है? पैसों के लिए अबू। उसने फरिया से पैसों के लिए शादी की थी। मुलाजिमा ने बताया कि वो फरिया पर दबाव डाला करता था। अबू, आपने जो वादा किया था 2.5 लाख रुपए देने का शादी पर, वो फरिया से उसी बात पर झगड़ा करता था। जब उसने इनकार किया तो उस पर तशद्दुद करने लगा।
ऐसा क्या हो गया तुम्हें? खैरियत तो है? नहीं अब्बू, नहीं अब्बू, अब्बू कुछ ठीक नहीं है अब्बू। अब्बू सब बर्बाद हो गया अब्बू। अब्बू मेरे और अम्माद के रिश्ते में दरार पड़ चुकी है अब्बू। अब्बू वो उस वहशी इंसान का घर छोड़ आई हूँ मैं अब्बू। अब मैं नहीं रह सकती उस इंसान के साथ। तुम जानती हो बेटा कि तुम क्या कह रही हो? जानती हूँ अब्बू, सब जानती हूँ, लेकिन आप नहीं जानते कि कितना दोगला और फरेबी इंसान है वो। बात बात पर गालियां देता है, हाथ उठाता है अब्बू। या अल्लाह, कौन से गुनाहों की सजा दे तू सामान उठा कर ले आई और वो फरिया। क्या हुआ फरिया को अब्बू? आरिफ धोखा दे रहा है फरिया को, उसे मारता पीटता है, उस पर तशद्दुद करता है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम करें तो करें क्या? बाबा जी माजरत चाहता हूँ, मैं अपना मोबाइल भूल गया था। और बाबा जी मैं हूँ तो गैर, मगर आपका सच्चा अकीदतमंद हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और नासिर ने जो कुछ कहा वो माजरत के साथ मैंने सुन लिया है। देखें बाबा, आप बहुत शरीफ लोग हैं और वो बहुत शातिर इंसान है। उससे उलझना या लड़ना वो आप लोगों के बस की बात नहीं है बाबा जी, आपके बस की बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए। वो चाय ले आ। बस ला रही हूँ। हर चीज देर से बनाती है। ये चाय है या गटर का पानी? और तुझे अभी तक चाय बनानी नहीं आई? दिल तो चाह रहा है थप्पड़ मार के तेरा मुंह तोड़ दूं। हाँ तो मार दो ना एक ही दफा में, जान से मार दो। मैं भी तंग आ गई हूँ तुमसे रोज रोज पिट कर। नीचे रख के बात कर, समझ आई? ये चाय बनाई है तूने? पी, तू पी ये चाय, पी। कहाँ जा रही है? तेरा बाप आया है क्या? यहीं खड़ी रहे। और हाँ, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं ना, कान पकड़ के खड़ी रहना। कान पकड़। अरे कौन है? ए जरा बाहर तो आजा। तू ही आरिफ है ना? अजीब, नहीं आरिफ हूँ। सब खैर तो है? खैर होती तो हम यहाँ नहीं आते। बीवी कहाँ है तुम्हारी? बाहर बुलाओ उसे। अब वो तो अपने बाप के घर गई है, आप वहीं पूछें। हम वहीं से आ रहे हैं। बाबा मंसूर ने अपनी बेटी को हफ्ते बेजा में रखने का मुकदमा दर्ज कराया है तुम पर। बुलाओ लड़की को। फरिया बीबी, आप लोग मेरी इज्जत का यूं तमाशा नहीं बना सकते। तमाशा तो तूने बनाया है। तेरा हुजूर हमारे हाथ आ गया है, गिरफ्तार करो इसे। साहब, आपको मेरे अब्बू ने भेजा है? बाबा मंसूर ने इस शख्स के ऊपर आपको हफ्ते बेजा में रखने का और तशद्दुद करने का मुकदमा दर्ज कराया है। क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ हाँ, ये सच है। ये शख्स मुझ पर बहुत जुल्म करता है। आप इसे गिरफ्तार कर लें। आप मुझे इससे छुड़वा दे प्लीज। लेके चलो इसे। अब मेरी इज्जत है इस महल्ले में। ये भी आप भी साथ चलें। मत मारो मुझे, जाने दो मुझे। फरिया, वो दरिंदा तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम महफूज हो, कुछ नहीं हुआ। अरे बेटा घबराओ मत, मैंने दम कर दिया है, सब अल्लाह बेहतर करेगा, टेंशन न लो। वो बाबा जी माजरत चाहता हूँ, बस वो जल्दी में अचानक आ गया। वो दवाई मंगाई थी ना आपने, लाइए मुझे दे दीजिए। ये लीजिए। क्योंकि मैं आपको पैसे दे दूँ। नहीं, पैसों की ज़रूरत नहीं है, बाबा जी ने कहा था तो मैं ले आया था। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं क्या मैं ज़बान लड़खड़ा रही है? कौन है ये? चलो मैं ही बता देता हूँ।
ये वो जलील शख्स है जिसके चक्कर में तुमने मुझे छोड़ा। ये है तुम्हारा आशिक, वही है ना? जुबान संभाल कर बात करो। वरना क्या? क्या वरना? क्या वरना? आराम से खड़ा हो, आराम से। आराम से खड़ा हूं मैं, आराम से खड़ा हूं। आप हुक्म करें तो इसका भी मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं। जा, टुकड़े टुकड़े कर दूं। मैं इसके खून से अपने घर को नापाक नहीं करूंगा। इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो। और हाँ, धक्के देने से पहले इससे वो मोटरसाइकिल की चाबी ले लो। अरे मुझे फटीचर गाड़ी की चाबी चाहिए भी नहीं, रखो अपने पास। बात करते हो और तुझे तो बुढ़े में देख लूंगा। सुन लो तुम, अब तुम इसी घर में सड़ोगी मरोगी। तुम्हारे बाप ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, देख रही हो तुम? तुम्हारे साथ रहने से तो बेहतर है कि वो यहीं रहे, यहीं रहे। वो इसी काबिल है, इसी घर में सड़ेगी मरेगी, तो देख लूंगा तुझे। अरे चल यहाँ से बकवास बंद कर। चल जा रहा हूं मैं, चला। टक्कर मत दो मुझे। कौन? कौन? ये क्या कर रहे हो? क्या करो? रुको रुको रुको। ये गोली कहाँ चली है? अब्बू, अब्बू। ये मोटरसाइकिल पे कौन गया? को देखती हूँ। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। मंसूर खान अल मारूफ मंसूर बाबा एक आमिल के तौर पर शोहरत रखने वाला शख्स, जिसे 12 अगस्त की रात उसके आस्ताने में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। वारदात में 9mm की पिस्टल इस्तेमाल हुई। कत्ल के वक्त मंसूर के पास एक बैग था जिसमें वो नजराने की रकम रखता था, मगर वारदात के बाद वो बैग खाली था। दुरुस्त मैडम, हमारी तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिम ने इस कत्ल को जानबूझकर डकैती का रंग देने की कोशिश की, जबकि असल में ये ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। मैडम, अहले खाना की मुदियत में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें मंसूर अहमद खान का बड़ा दामाद अम्माद को नामजद किया गया है। मैडम, अहले खाना के मुताबिक मकतूल मंसूर बाबा ने अपने बड़े दामाद अम्माद को घर से बाहर निकाल दिया था। अम्माद इस बात पे बहुत नाराज़ हुआ था और जाते जाते उन्हें धमका के गया था कि तुम्हें अपने इस किए का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस के सामने मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म किया है? नहीं मैडम, मुल्जिम इंतहाई ढीठ है, वो अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा। तूने आला कत्ल कहाँ छुपा के रखा हुआ है बता? जब बुड्ढे को मैंने कत्ल ही नहीं किया तो आला कत्ल कहाँ से आ गया? जब मैं तुझे उल्टा लटकाऊंगा ना तो फिर बताएगा। मेरे पास 3 गवाह हैं जिनके सामने तेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था और तूने उसे कत्ल की धमकी दी थी। हाँ, दी थी कत्ल की धमकी, झगड़ा भी हुआ था। उस बुड्ढे ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी, बहुत बेइज्जती की थी उसने मेरी, मगर मैंने उसका कत्ल नहीं किया। उस रात तो मैं 10 बजे सो गया था, कसम से मैंने नहीं किया कत्ल उसका। तू और 10 बजे सो गया था? तेरे बारे में सारी मालूमात हैं। तू तो पूरी रात फिल्में देखता इंटरनेट पे। ये फजूल इल्जाम मेरी बीवी ने मुझ पे लगाया होगा। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने उससे शादी की, बहुत बड़ी गलती की मैंने। इसी गलती की तलाफी के लिए तूने अपने ससुर का कत्ल कर दिया? अरे नहीं कत्ल किया उस मलूस बुड्ढे का मैंने। अरे मैं उसे क्यों आप उससे एक छोटा दामाद है, क्या नाम है मनुष्य,
आरिफ को क्यों नहीं पकड़ते? ये मकतूल के छोटे दामाद का क्या मामला है? मैडम, वो मकतूल मंसूर अहमद खान ने अपने छोटे दामाद के खिलाफ केस दर्ज कराया था कि वो उसकी बेटी को मारता है और हब्से बेजा में रखा है। तो पुलिस ने तफ्तीश की है और उसे गिरफ्तार कर लिया। आजकल वो जमानत पे है। तो इसकी जमानत कब हुई थी और जिस वक्त कत्ल की वारदात हुई है ये उस वक्त कहाँ था? शक के दायरे में तो ये भी आता है। मैडम, इसकी जमानत 12 अगस्त की शाम को हुई थी। गिरफ्तार होने से पहले इसने अपना कोरोना का टेस्ट कराया था जो बाद में पॉजिटिव आया। तो जब इसकी जमानत हुई तो वो आइसोलेशन में चला गया, इसलिए हम इसे तफ्तीश नहीं कर सके। बहरहाल कोरोना एक हकीकत है, लेकिन इस बात की तस्दीक कीजिए कि इसको वाकई में कोरोना हुआ था, ये सिर्फ बहाना बना रहा है। और ये जो मुल्जिम अमाद है, इसकी सेलफोन लोकेशन से कुछ पता चला या सेलफोन रिकॉर्ड से कि वारदात के वक्त ये कहाँ था? मैडम, फ़ोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन अभी तक हमें नहीं मिल सके हैं। छुट्टियों की वजह से थोड़ी ताख़ीर हो रही है। आयो साहब, क्या कर रहे हैं आप लोग? इतनी ताख़ीर दुरुस्त नहीं है, केस कमज़ोर हो जाएगा। अगली मीटिंग तक आप अमाद के सेलफोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन भी निकलवाइए, और ये जो दूसरा दामाद है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लीजिए कि इसको वाकई में कोरोना हुआ था, ये झूठ बोल रहा है, और इसकी भी फ़ोन लोकेशंस निकलवाइए। ये ले तेरी कोरोना रिपोर्ट। 2 नंबर है मगर कोई पकड़ नहीं पाएगा। अभी अभी थाने में जमा करा कर आ रहा हूँ। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? वो फरीहा, अरे उसकी जुर्रत कैसे हुई मुझे छोड़ने की? मेरी गिरफ्तारी के वक्त उसके चेहरे पर जो खुशी थी ना, अब उसकी खुशी हमेशा हमेशा के लिए गम में बदल दूंगा। छोटू, जज्बाती नहीं हो, अभी हालात ठीक नहीं है, इसलिए आइसोलेशन का बहाना बनाकर घर में पड़ा रहे। अच्छा, घर में पड़ा रहा तो मेरा इंतकाम कौन लेगा? कौन उसे उसकी औकात याद दिलाएगा? तेरा भाई है ना। देख, तू जो कुछ चाहता था सब हो गया ना। उस घर में सफ़े मातम भी बिछ गई और तेरी जमानत भी हो गई। न जाने किसकी नज़र लग गई है वकील साहिबा। पहले हम बहनों के घर बर्बाद हुए और अब इस घर के सरबराह नहीं रहे। क्या अम्मा दी अब्बू का कातिल है? देखिए, अभी तो तफ्तीश चल रही है और कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। बल्कि मैं इसी तफ्तीश के सिलसिले में आप लोगों के पास आई थी और बयानात देख रही थी, उनमें से कुछ बातें आप लोगों से कंफर्म करनी थी। बयान पढ़ के पता चला कि फायर की आवाज़ सिर्फ फरिया ने सुनी थी और फिर इसने अंधेरे में एक शख्स को फरार होते हुए देखा था और लाश भी पहले फरिया ने देखी थी। जी, वो जब से अब्बू का कत्ल हुआ है फरिया शदीद सदमे में है, अपने हवासों में नहीं। आपने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। फरिया ने ही पुलिस को बताया था कि जो भी हुआ है उनके साथ। देखिए, हमने फरीहा के शौहर आरिफ के बारे में मालूमात हासिल की हैं, तो पता चला है कि आरिफ और उसका भाई रिजवान दोनों की मुजरिमाना बैकग्राउंड है, बल्कि दोनों जेल काट चुके हैं। अब आप लोगों से ये पता करना था कि जिस रोज़ वारदात हुई है आप लोगों ने आरिफ या रिजवान को अपने घर के आसपास तो नहीं देखा उस रोज़? अब्बू, फरिया, अब्बू, फरिया सब ठीक है। फरिया, हम सब यहाँ पर हैं, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसाना की बेटी हूँ जी। मेरी वालदा आपके वालिद साहब की बहुत पुरानी मरीदनी थी जी। बड़ा वक्त गुजारा उन्होंने उनकी खिदमत में। मैं आप सबके लिए एक पैगाम लेकर आई हूँ। मैंने कल रात बाबा जी को ख्वाब में देखा था जी। बड़े ही परेशान थे वो। यकीन माने सारी रात मुझे नींद नहीं आई परेशानी से। परेशान? क्या कहना चाह रही हैं आप? हाँ जी, वो बड़े सदमे में थे जी। उनके इंतकाल के बाद उनकी गद्दी खाली पड़ी है, तो वो चाह रहे थे कि उनके आस्थाने में ये फैज़ का सिलसिला इसी तरह चलता रहे और उनका कोई एक वारिस उनकी गद्दी संभाल ले। हाँ, तो नासिर भाई है ना, अब यही संभालेंगे उनकी गद्दी और हमारे बाबा जी यही बनेंगे नासिर भाई। मगर बाबा जी का तो ख्वाब में इशारा कहीं और ही था जी। वो तो कह रहे थे जी, मैंने अपनी दुआओं का और अपने इल्म का सारा इज़्न जो है अपनी बेटी आयज़ा को मुंतकिल कर दिया है। अब वही इनकी वारिस बन सकती है और वही सिलसिले को आगे चला सकती हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा हैं? बाबा जी की तो मैंने भी बहुत खिदमत की है और बहुत दुआएं ली हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मैं बाबा मंसूर बन जाऊं? मैं नहीं बन सकता। और ये क्या कर रही हो तुम? बहन भाइयों में फूट डालने की कोशिश कर रही हो, ये ठीक नहीं कर रही हो तुम। देखें जी, मैंने तो बाबा जी का जो ख्वाब में इशारा देखा
वो मैंने आपको आके बता दिया। अब मैं इजाजत चाहती हूँ। रुको, ऐसे बहन भाइयों में दरार डाल के ना जाओ तुम, समझी? ये कौन थे? जी आदिल हैं, अब्बू के अकीदतमंद हैं, काफ़ी अरसे से अब्बू के साथ थे। एक्सक्यूज़ मी, मुझे आदिल से कुछ बात करनी है, मैं चलता हूँ। हाँ तारिक, गया था घर पे उसके? सर मैं तफ्तीश के सिलसिले में आरिफ के घर गया था, लेकिन उसने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर माजरत कर ली और अपना जो कोरोना की रिपोर्ट थी ना पॉजिटिव, वो मुझे दिखा दी उसने। तारिक, ये रिजवान और आरिफ उसका भाई बहुत ही शातिर और गाक इंसान है। जेल की हवा भी ये लोग खा चुके हैं। इन पे नजर रखो और इनका फ़ोन रिकॉर्ड निकलवाओ। सर फ़ोन रिकॉर्ड से याद आया कि मुलज़म अहमद की तफसीलात मिल गई हैं। सर उसकी फ़ोन लोकेशन से ये साबित होता है कि जब वारदात हुई है तो वो मौका वारदात पे मौजूद नहीं था, बल्कि मीलों दूर था। सर उसके वकील ने एक गवाह का इंतज़ाम कर लिया है जो अगली पेशी पर पेश होकर गवाही देगा। फिर तो उसकी ज़मानत यकीनी है। हम अब तक 0 पॉइंट पे खड़े हैं। तुम एक काम करो, आरिफ की कोरोना रिपोर्ट को चेक कराओ। जी बेहतर है सर, मैं भी करता हूँ। अरे रुको, मेरी बात सुनो, ठहरो। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे तुम तो एक नेक आदमी के बेटे हो, इस तरह सड़कों पे औरतों का पीछा करते शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो, मैं तुम्हें एक बात समझाने आया हूँ। दोबारा अगर मेरे घर का रुख किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे कोई शौक भी नहीं तुम्हारे घर आने का, वो तो मुझे बाबा जी का हुक्म हुआ था ख्वाब में, वो बताने आई थी मैं। अपनी बकवास बंद करो तुम। ओए, क्या बदतमीजी है ये? ओह, तुम तो मंसूर बाबा के बेटे हो ना? इतने इज्जतदार इंसान का बेटा यूं सड़क पर लड़कियों का रास्ता रोक रहे हैं, अच्छा लगता है क्या? आप जाओ बहन, आप भी जाओ। नासिर मियाँ, यूं सड़क पर अपने बाप की इज्जत खराब कर रहे हो। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे कत्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। मैडम, आपकी हिदायत पर मैंने उस लड़की शाजिया से मुताल्लिक कुछ मालूमात इकट्ठी की है। कुछ अरसे से वो मकतूल के मोहल्ले में अपनी माँ और भाई अशरफ के साथ रह रही थी। फिर किसी केस में उसके भाई अशरफ को जेल हो गई और उसकी माँ किसी बीमारी के बायस इंतकाल कर गई। फिर उसने वो इलाका छोड़ दिया। तो इस वक्त शाजिया कहाँ मुकीम है? मैडम, वो मोहल्ला छोड़ने के बाद उसने सबसे कतई ताल्लुक़ कर लिया था, तो किसी को उसके एड्रेस का पता नहीं। पुराना नंबर मिला था लेकिन वो भी बंद है। अजीब सी बात नहीं है वैसे कि अगर शाजिया ने पुराने मोहल्ले के तमाम जानने वालों से नाता तोड़ दिया था तो फिर अचानक इतने ड्रामाई अंदाज में ये मकतूल के घर क्या करने गई थी? और फिर ये ख्वाब और मकतूल का पैगाम, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। अच्छा, एक काम करो, ये तुम कह रहे हो ना इसका सेल फोन नंबर बन जा रहा है, हाँ। लेकिन इस नंबर से फिर भी हमें एक मालूमात तो मिल सकती है कि इसके आईडी कार्ड का क्या नंबर था, उसी पर ये सिम जारी हुई होगी। तो ये आईडी कार्ड नंबर मालूम करवाओ और उससे पता चल जाएगा कि शाजिया का परमानेंट एड्रेस क्या रजिस्टर्ड है, और उस आईडी कार्ड पर कोई नई सिम अगर रजिस्टर्ड हुई है तो वो भी पता चल जाएगा। मालूम हो जाएगा कि कौन सी सिम इसके ज़रिए इस्तेमाल है आजकल। ठीक है, मैं निकलवाता हूँ। हाँ, ये सारी डिटेल्स निकलवाओ और ये भी मालूम करवाओ कि शाजिया का भाई जो अशरफ है वो इस वक्त कहाँ है, अभी तक जेल में है या बाहर आ चुका है। लेकिन अभी तक मुझे यही बात खटक रही है कि ये मकतूल के घर करने क्या गई थी। इसकी बातों से तो ऐसे लगता है जैसे ये इस फैमिली में इख्तलाफात पैदा करना चाहती। ठीक है मैडम, मैं पता करता हूँ। एक और बात भी है, मकतूल की बेटी फरिया ने पुलिस को बताया था कि वारदात की रात उसने किसी मोटरसाइकिल सवार को अंधेरे में वहाँ से भागते हुए देखा था। बिल्कुल मैडम, तभी पुलिस ने अम्माद पे शक किया था क्योंकि वो मोटरसाइकिल चलाता है। हाँ, लेकिन पुलिस से एक चूक हुई है
क्योंकि मैं जब इन अहले खाना के बयानात दोबारा से पढ़ रही थी तो उसमें इस बात का जिक्र है कि जब अम्माद को घर से निकाला गया था तो मोटरसाइकिल की चाबी उससे ले ली गई थी। ठीक कह रही है मैडम, इस नुक्ते की तरफ तो पुलिस ने ध्यान ही नहीं दिया। कोरोना का सुनते ही सबको सांप सूंघ गया हो जैसे। वैसे आपकी जाली सर्टिफिकेट तो काम आ गई। गिरफ्तार करो इन्हें। आप क्या कर रहे हो? मुझसे दूर है, मुझे कोरोना है। अच्छी ये ड्रामेबाजी बंद कर, अब जेल चलने की तैयारी कर। तेरे जाली सर्टिफिकेट का भंडा फूट चुका है और तेरी बेल भी कैंसिल हो गई है। तेरे पे तो दिफात भी और लग गई हैं। अब चल। अरे साहब, आपको गलत फहमी हुई है, इसको वाकई कोरोना है। अच्छा, फिर तो तुझे भी कोरोना होगा। तू भी हमारे साथ चल, तेरे लिए अलग बंदोबस्त करते हैं आइसोलेशन का। चल। अब साहब, मैडम की कॉल। जी आयुष साहब, केस में एक अहम डेवलपमेंट हुई है। आपको बताना चाह रही थी कि हम कातिल तक पहुंच गए। कातिल का पता लग गया? ओके, तो हमारे लिए क्या हुक्म है मैडम? आप अपनी टीम को लेकर वहीं पहुंचे जहां पर वारदात हुई थी, क्योंकि कातिल वहीं पर मौजूद है। ओके मैडम, राइट। तारीख छोड़ देने, चल। कातिल को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? इंस्पेक्टर साहब ले जाएं इसे यहाँ से, वरना मेरे हाथ से मारा जाएगा। नासिर साहब, आपको शायद मेरी बात नागवार गुजरेगी, लेकिन आपके वालिद का कत्ल अम्माद ने नहीं किया। क्या? वकील साहब, फिर कौन है कातिल? कहीं आरिफ ने अब्बू का कत्ल तो नहीं किया? वो जलील शख्स कुछ भी कर सकता है। हाँ, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड देखते हुए हमारा शक भी पहले उसी पर गया था, लेकिन तफ्तीश के बाद हमें अंदाज़ा हो गया कि उसका इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर कौन है कातिल? कौन है वो जालिम शख्स जिसने मेरे फरिश्ता सिफत बाप को कत्ल कर दिया? कातिल अभी इस घर में ही मौजूद है। ये कत्ल आदिल ने किया। क्या? आदिल? भला ये अब्बू को क्यों कत्ल करेगा? ये तो अब्बू का अकीदतमंद है। इसकी अकीदतमंदी फकत अपने जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश थी। इसने अपनी माँ की मौत का इंतकाम लेने के लिए ये कत्ल किया है। नहीं नहीं, क्या 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 क्या, क्या, क्या बोल रहे हैं एसएचओ साहब? माँ की मौत? मगर इंस्पेक्टर साहब, इसकी माँ की मौत से अब्बू का क्या ताल्लुक? ये आदिल शाजिया का भाई, इसका असल नाम अशरफ है। ये 4 साल जेल में रहा और बाहर आते ही इसने अपना होलिया बदल लिया, इसीलिए इसे कोई पहचान नहीं सका। इसका मकतूल के करीब आने का फ़कत एक ही मकसद था, अपनी माँ का इंतकाम। शाजिया की माँ आपके वालिद की मुरीद थी और बीमारी की हालत में उनकी उम्मीद सिर्फ मंसूर साहब से वाबस्ता थी। और जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर शाजिया की दरख्वास्त के बावजूद भी मंसूर साहब उसकी बीमार माँ को देखने नहीं गए थे। इसी दौरान रुखसाना का इंतकाल हो गया और इस वाक़े से शादिया काफ़ी दिल बर्दाश्ता हो गई और उसने मंसूर साहब के आस्थाने से कतई ताल्लुक़ कर लिया। शाजिया के पुराने मोबाइल नंबर से हमें उसके शनाख्ती कार्ड की तफसीलात हासिल हुई और मज़ीद डिटेल्स निकालने पर हमें पता लगा कि उसके शनाख्ती कार्ड पर 2 नई सिम्स निकली हुई, जिन नंबर से वो मुसलसल एक नंबर पर रब्ता कर रहे थे। बल्कि यही नहीं, उसकी लोकेशन भी एक ही थी और वो नंबर आदिल यानी अशरफ का था। अब सुने ही जाएगा, ये अपने जुर्म का एतराफ़ भी करेगा। बोल। हाँ हाँ, ये सच है, ये सच है कि मैंने ही बाबा मंसूर का कत्ल किया है। बाबा मंसूर एक निहायत ही मगरूर और चालाक इंसान था। मेरी माँ ने बहुत खिदमत की बाबा मंसूर की, बहुत दम भरा उसका, मगर बाबा मंसूर ने मेरी माँ का जरा सा भी ख्याल नहीं रखा और मेरी माँ का दम निकल गया। और जब मैं जेल से बाहर आया और मुझे पता चला कि मेरी माँ का इतना दर्दनाक अंदाज से इंतकाल हुआ है, तो मैंने तहिया कर लिया कि मैं अब बाबा मंसूर को नहीं छोड़ूंगा। और फिर मैंने अपना रूप बदल कर मैं उनके अकीदतमंदों में शामिल हो गया।
तो फिर मेरा इन लोगों के घर में आना जाना हो गया। हमारा इंतकाम खत्म नहीं हुआ। हम तो ये चाहते थे इनका घर तबाह बर्बाद हो जाए, इसीलिए हमने इन बहन भाइयों में नफरत का बीज बोने का फैसला किया और इसी साजिश में कामयाब होने के लिए मैंने फिर बाबा का ख्वाब में आने वाली कहानी घड़ ली। मेरे माँ का कातिल है। फिर एक दिन मैंने चुपके से आस्ताने की डुप्लीकेट चाबी बनवाई, क्योंकि मुझे मालूम था कि बाबा मंसूर रात को 10 बजे आस्ताने का चंदा इकट्ठा करके गिनता था। बस फिर मैंने अपने एक दोस्त से पिस्टल हासिल की और 12 अगस्त की रात को मैं वहां पहुंच गया। ये क्या कर रहे हो? क्या करो? रुको रुको रुको! और जब बाबा ने अमाद से मोटरसाइकिल की चाबी छीन ली, उसे धक्के देके घर से निकाला, हमने सोचा ये मौका बहुत अच्छा है। इसी से फायदा उठाते हुए हमने ये सब वारदात की। काम हम करेंगे और इल्जाम उन पर आ जाएगा। लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती कि जब तुम ये अपनी कहानी सुनाने वहाँ पर आई तो आमना कबीर साहिबा वहाँ मौजूद थी और उनको तुम पर शक हो गया। और यही नहीं, आदिल के हाथ में मौजूद कीचेन से आदिल भी शक के दायरे में आ गया। और जब उस रुख पे तफ्तीश चली, तुम दोनों का भांडा फूट गया। मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर बाबा मंसूर तुम्हारी माँ से मिलने आ भी जाता तब भी उसकी तकदीर नहीं बदलती। लेकिन तुम लोगों ने अपनी तकदीर में खुद तबाही लिख ली है। तारिक, गिरफ्तार करो। पेश करदा शवाहिद, गवाहों के बयानात और हालात व वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मंसूर खान का कत्ल अशरफ और शाजिया ने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया, जिसके पीछे उनका जज्बा इंतकाम कार फरमा था। लिहाजा ये अदालत ज़ेर दिफा 302/34 के तहत मुल्ज़िम अशरफ को सज़ाए मौत, जबकि मुल्ज़िमा शाजिया को उम्र कैद की सज़ा का हुक्म सुनाती है और अम्माद को इस केस से बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। और अगर मकतूल के अहले खाना चाहें तो रिजवान और आरिफ के खिलाफ फरिया पर तशद्दुद करने का अलग से मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।